सोचिए, क्या होता है जब किसी इतने शक्तिशाली देश के नेतृत्व को ही खत्म कर दिया जाए। आज हम ईरान में मचे इसी संकट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसी घटना जिसने पूरे मिडल ईस्ट को जंग के मुहाने पर ला खड़ा किया है। तो इस पूरे संकट की कहानी शुरू होती है एक बहुत ही दुस्साहसिक हमले से। डिकैपिटेशन स्ट्राइक ये एक मिलिट्री टर्म है जिसका सीधा मतलब होता है दुश्मन के नेतृत्व पर ही सीधा हमला करके उन्हें खत्म कर देना, ताकि उनका पूरा कमांड और कंट्रोल सिस्टम ही तहस नहस हो जाए। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? इसे समझने के लिए चलिए 28 फरवरी की उस रात को याद करते हैं जब ये सब कुछ शुरू हुआ था। देखिए, ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, नहीं। इसके पीछे महीनों की बहुत ही सटीक प्लानिंग और इंटेलिजेंस इकट्ठा करने का काम था, जिसे खास तौर पर ईरानी हुकूमत को उसकी नींव से हिला देने के लिए ही डिजाइन किया गया था। इस ऑपरेशन की सटीकता, मतलब इसकी प्रिसिजन, सच में चौंकाने वाली थी। इसने ईरान के लगभग 40 टॉप के पॉलिटिकल और मिलिट्री नेताओं को एक साथ खत्म कर दिया, जिससे वहां फौरन ही एक खतरनाक पावर वैक्यूम यानी सत्ता का खालीपन पैदा हो गया। ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक चाल थी जिसका मकसद ईरान को एक तरह से पंगु बनाना था, ताकि वो किसी भी तरह की असरदार जवाबी कार्रवाई करने के लिए संघर्ष करता रह जाए। लेकिन ईरान चुप बैठने वालों में से नहीं था। इसके जवाब में तेहरान ने एक बहुत बड़ा, मतलब कई मोर्चों पर एक साथ जवाबी हमला कर दिया। यह संदेश पूरी दुनिया के लिए था, एक तरह का संकेत कि ईरान कोई क्षेत्रीय युद्ध नहीं चाहता, बल्कि वह सीधे सीधे अमेरिकी हितों को ही निशाना बना रहा है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के नाम से ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च किए। इससे ये जो संघर्ष था वो अपनी सीमाओं से बहुत आगे निकल गया और पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में लेने का खतरा पैदा हो गया। यहाँ पर इन दोनों जवाबी कार्रवाइयों में जो फर्क है उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जहां अमेरिका इजराइल का हमला एकदम सर्जिकल था, वहीं ईरान का जवाबी हमला बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ और अंधाधुंध था, जिसमें मिलिट्री और सिविलियन दोनों तरह के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस हमले ने खाड़ी के उन देशों को भी इस लड़ाई में खींच लिया जो पहले ईरान के साथ अपने रिश्ते सुधारना चाहते थे। अब वो खुद को एक बहुत ही खतरनाक क्रॉस फायर में फंसा हुआ पा रहे थे। हालांकि ये जानना भी जरूरी है कि इजराइल के जो मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे कि मशहूर आयरन डोम, एरो और डेविड स्लिंग, उन्होंने आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ लगभग 95% की शानदार इंटरसेप्शन रेट हासिल की। इस मिलिट्री टकराव का असर फौरन ही एक गंभीर ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस के तौर पर सामने आया, जिसके झटके पूरी दुनिया में महसूस किए गए। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर दिया, जो दुनिया के लिए तेल की एक बहुत ही अहम धमनी है। इसके बंद होते ही ग्लोबल मार्केट से हर दिन 2 करोड़ बैरल तेल गायब हो गया और नतीजा ये हुआ कि दुनिया भर में एनर्जी की कीमतों में आग लग गई। इस संकट को और बढ़ा दिया कतर ने, जब उसने अपना LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का प्रोडक्शन रोक दिया। इससे दुनिया की LNG सप्लाई का 20% हिस्सा ठप हो गया और यूरोप और एशिया के घरों और इंडस्ट्रीज के लिए एक बड़ा एनर्जी संकट खड़ा हो गया। इसका असर ये हुआ कि इस खतरनाक इलाके से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए बीमा की लागत आसमान छूने लगी, इतनी ज्यादा कि कई शिपिंग कंपनियों को अपने ऑपरेशन ही बंद करने पड़ गए। इसका असर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर एक लहर की तरह पड़ा, जिससे दुनिया भर में यात्रा, व्यापार और एनर्जी पर निर्भर इंडस्ट्रीज बुरी तरह से बाधित हुईं। अब इतने लंबे समय से सत्ता में रहे नेता के जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईरान के नेतृत्व का भविष्य क्या होगा। अली खामेनेई की मौत, जिन्होंने 30 से भी ज्यादा सालों तक शासन किया, एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम छोड़ गई है और इससे उत्तराधिकार का एक ऐसा संकट पैदा हो गया है जो पहले कभी नहीं देखा गया। इस फौरी संकट से निपटने के लिए संविधान के हिसाब से एक 3 सदस्यीय परिषद बनाई गई है, लेकिन देश के अंदर सत्ता के संघर्ष और बाहर से पड़ रहे दबावों के बीच ये देखना अभी बाकी है कि क्या ये नाजुक व्यवस्था देश को एक साथ रख पाएगी। ये नया नेतृत्व एक गहरी अनिश्चितता का सामना कर रहा है, जिससे दुनिया ये सोचने पर मजबूर है, क्या हम ईरान को बिखरते हुए देख रहे हैं या फिर ये एक और भी विनाशकारी युद्ध की शुरुआत है। इसका नतीजा जो भी हो, वो पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा।